नमस्कार, मैं राकेश कुमार सोनी, टीम प्रिंस की ओर से साथियों फिर से आपके सामने। आज अपन बायोलॉजी में एनसीईआरटी का एक चैप्टर है एंजियोस्पर्मी पादपों में लैंगिक जनन या आवर्तबीजी पादपों में लैंगिक जनन, इसके बारे में स्टडी करेंगे। साथियों, सबसे पहले एक शब्द है पुष्प। पुष्प क्या है, फ्लावर क्या है? तो पुष्प एक रूपांतरित या अपन कह सकते हैं संघनित प्रो है, या पुष्प बीजाणु पर्णों को धारण करने वाला क्या है? प्रो है। प्रो का मतलब होता है भूमि के ऊपर वाला भाग। पुष्प में ये रूपांतरण क्यों हुआ? लैंगिक जनन के उद्देश्य के लिए पुष्प है या प्रो है, उसमें क्या हुआ? रूपांतरण हुआ, अर्थात पुष्प का क्या हुआ? निर्माण हुआ। उद्देश्य है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। तो फ्लावर एक रूपांतरित या संघनित प्रो है, अथवा अपन कह सकते हैं बीजाणु पर्णों को धारण करने वाला एक प्रो है। अगर अपन एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन करें तो एक प्रारूपिक पुष्प में कौन कौन से भाग होते हैं और उन भागों का क्या कार्य होता है, उन भागों की संरचना क्या होती है। एक प्रारूपिक या टिपिकल फ्लावर, इसकी संरचना कैसी होती है? तो एक प्रारूपिक पुष्प की स्ट्रक्चर में निम्न भाग होते हैं साथियों। एक प्रारूपिक पुष्प में अगर पुष्प सवृंत है तो उसमें वृंत होगा, अगर पुष्प अवृंत है तो उसमें वृंत नहीं होगा। पुष्प वृंत का आगे का भाग जो फूला हुआ है, जिसके ऊपर बीजाणु पर्ण व्यवस्थित हैं, जिसको पुष्पासन कहेंगे, पुष्पासन। अब पुष्पासन के ऊपर पुष्प के सहायक चक्र और पुष्प के अनिवार्य चक्र या आवश्यक चक्र मौजूद होते हैं। पुष्पी भागों के दो प्रकार के चक्र होते हैं, एक है सहायक चक्र और दूसरा कौन सा है? अनिवार्य चक्र। सहायक चक्र के अंतर्गत आता है बाह्य दल चक्र, और दूसरा जो चक्र आता है वो दल चक्र आता है। ये जनन में योगदान तो नहीं देते हैं, लेकिन अन्य कार्य करते हैं, जैसे सुरक्षा करना, कीट आदि को आकर्षित करना। और वे पुष्पी भागों के चक्र जो लैंगिक जननांगों का निर्धारण करते हैं अनिवार्य चक्र कहलाते हैं। एक चक्र है पुमंग चक्र और दूसरा अनिवार्य चक्र है जायांग चक्र। पुमंग चक्र और जायांग चक्र। तो सहायक चक्र कौन से हुए? बाह्य दल चक्र और दल चक्र। अनिवार्य चक्र कौन से हुए? पुमंग चक्र और जायांग चक्र। इस प्रकार से पुष्पी भागों के 4 टोटल चक्र हैं, बाहर से अंदर की ओर अगर अपन चलते हैं तो। अब साथियों, सबसे बाहर जो पुष्पी भागों का चक्र है वो है दल चक्र, बाह्य दल चक्र, बाह्य दल चक्र।
इस बाह्य दल चक्र का एक सदस्य क्या कहलाएगा? बाह्य दल कहलाएगा, बाह्य दल कहलाएगा। और ये प्राय कौन से रंग का होता है? हरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या होता है? सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? आंतरिक भागों की सुरक्षा करना। अब पुष्प में जो रंगीन भाग है, जिनको अपन सिंपली पंखुड़ियां बोलते हैं, तो पंखुड़ियों से मिलकर, रंगीन पार्ट से मिलकर जो भाग बनता है वो भाला भाग है, वो सहायक चक्र कौन सा होगा? दल चक्र होगा। दूसरा भाग या दूसरा चक्र कौन सा है? बाहर से अंदर की ओर दल चक्र है। दल चक्र का एक सदस्य क्या कहलाएगा? दल कहलाएगा। दल है वो रंगीन पार्ट होता है, अलग अलग रंग वाला होता है। इसका कार्य क्या है? कीट आदि को अपने रंग से आकर्षित करना, प्लस आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। साथियों, अनिवार्य चक्र के बारे में अपन पढ़ें या आवश्यक चक्र के बारे में पढ़ें तो एक तीसरा चक्र कौन सा हुआ? पुमंग चक्र। ये पुमंग चक्र है। पुमंग चक्र का एक सदस्य क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। पुमंग चक्र का एक सदस्य क्या कहलाएगा? पुंकेसर कहलाएगा। और पुंकेसर है वो नर जननांगी भाग है, तो ये क्या हुआ? पुंकेसर हुआ, जो नर जननांगी भाग है, पुमंग चक्र का एक भाग है। पुंकेसर वास्तव में है क्या? पुंकेसर वास्तव में रूपांतरित, पुंकेसर वास्तव में क्या है? रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण हैं। रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण हैं। तो यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान रखना है कि आवर्तबीजी पादपों में रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो रूपांतरित लघु बीजाणु का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? पुंकेसर कर रहा है। पुंकेसर नर जननांगी भाग है और पुंकेसर मिलकर जिस पुष्पी भागों के चक्र का निर्माण करते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? पुमंग चक्र बोलते हैं। अगर पुष्प द्विलिंगी है, अर्थात ऐसा पुष्प जिसमें नर जननांग और मादा जननांग दोनों हैं, बाइसेक्सुअल है, तो उस पुष्प में मादा जननांगी भागों का चक्र भी होगा। और मादा जननांगी भागों के चक्र में एक जो भाग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्त्री केसर बोलते हैं। तो ये क्या हुआ? स्त्री केसर हुआ, या इसको अपन अंडप बोलते हैं। स्त्री केसर या अंडप। अब स्त्री केसर और अंडप है वो मादा जननांगी भाग है और इसको रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण कहा जाता है। तो रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण कौन हुआ? स्त्री केसर हुआ या अंडप हुआ। तो यहां पर ध्यान रखना है, रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण तो कौन है? पुंकेसर। और रूपांतरित गुरु बीजाणुपर्ण कौन है? स्त्री केसर हैं। अगर हम एक पुंकेसर जो रूपांतरित लघु बीजाणुपर्ण हैं उसको निकाल कर देखें और उसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक पुंकेसर के संरचना में 3 भाग होते हैं। पुंकेसर का व्रंत क्या कहलाएगा? पुतंतु कहलाएगा। और एक प्रारूपिक पुंकेसर के अंदर आवर्तबीजी पादपों में 2 क्या होते हैं? परागकोश होते हैं। और दोनों परागकोश बंध्य ऊतक से जुड़े होते हैं। उस बंध्य ऊतक को अपन क्या बोलेंगे? योजी बोलेंगे। परागकोश में, परिपक्व परागकोश में सूक्ष्म गोलाकार कणनुमा संरचना पाई जाती है जिनको परागकण कहते हैं। जिनको अपन क्या कहते हैं? परागकण। एक पुंकेसर की संरचना के 3 भाग हो गए। फर्स्ट पुतंतु, सेकंड परागकोश और दोनों परागकोश को जोड़ने वाला बंध्य ऊतक योजी। अब परागकोश में चूंकि परागकण बनते हैं इसलिए परागकोश क्या है? परागकोश है वो लघु बीजाणुधानी है। लघु बीजाणुधानी। तो परागकोश है वो तो क्या है? लघु बीजाणुधानी। पुंकेसर स्वयं क्या था? लघु बीजाणुपर्ण।
लघु बीजाणु पर्ण। और आपको ये ध्यान रखना है कि मालवेसी कुल जिसको गुड़हल कुल भी बोलते हैं, गुड़हल कुल के पुंकेसर के अंदर परागकोश जो होता है वो एक कोश ही होता है, परागकोश है। बाकी आवर्तबीजी पादपों में तो परागकोश हैं, उसमें 2 कोश होते हैं, लेकिन मालवेसी कुल या गुड़हल कुल में जो पुंकेसर होते हैं उसमें परागकोश एक ही होता है। परागकोश कितना होता है? एक ही होता है, ये ध्यान में रखना है। अब यदि हम पुंकेसर का अनुप्रस्थ काटें, मुख्यतः पुंकेसर में से परागकोश वाले भाग का अनुप्रस्थ काटें, जिसको हमने लघु बीजाणु क्या कहा है? धानी कहा है। तो लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर यहां से अगर अपन अनुप्रस्थ काटते हैं तो लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर कैसी होती है? साथियों, एक परागकोश है, उस एक परागकोश में 2 परागपालियां होती है। तो 2 परागकोश में परागपालियां कितनी होगी? 4 होगी। इस प्रकार से मान लो एक परागपाली ये है, एक परागपाली ये है, और एक परागपाली ये है, और ये एक परागपाली है। इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स में आपको अनुप्रस्थ काट में परागकोश या लघु बीजाणु धानी दिखाई देगी। तो एक परागकोश में 2 परागपालियां हैं। तो अगर परागकोश द्विकोषीय है तो परागपालियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर की हिस्टोलॉजी अपन देखें तो प्रत्येक परागपाली का जो केंद्रीय भाग है वो लघु बीजाणु जन ऊतक का होगा, लघु बीजाणु जन ऊतक का होगा। और उसके परिधि में जो परागकोश की भित्ति बनाएगा वो ऊतकीय स्तर या कोशिकाओं का स्तर है, वो क्या कहलाएगा? भित्ति जन स्तर कहलाएगा, भित्ति जन स्तर कहलाएगा। तो लघु बीजाणु धानी के अंतर्गत क्या है? बाहर है भित्तिजन स्तर और अंदर क्या है? बीजाणुजन स्तर। अगर भित्तिजन स्तर की स्ट्रक्चर को अगर अपन पढ़ें तो सबसे बाहर एक कोशिकीय आवरण पाया जाता है या स्तर पाया जाता है, जिसको बाह्य त्वचा कहते हैं। बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा है वो सुरक्षा का कार्य करती है। साथियों, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर, बाह्य त्वचा के अंदर की ओर जो कोशिकाओं की परत पाई जाती है वो है अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम, अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम। इस एंडोथीसियम या अंतस्त्वचा की कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि उसकी स्पर्श रेखीय भित्तियां, यानी ये वाली भित्तियां हैं वो मोटी होती है। ये स्पर्श रेखीय भित्तियां हैं वो मोटी क्यों हो गई? क्योंकि इनमें एक विशेष रासायनिक पदार्थ अल्फा सेलुलोज का क्या होता है? जमावड़ा हो जाता है। तो अल्फा सेलुलोज का जमाव होने के कारण, अल्फा सेलुलोज का जमाव होने के कारण से अंतस्त्वचा या एंडोथीसियम जो है उसकी स्पर्श रेखीय भित्तियां हैं वो क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। अब ये अंतस्त्वचा क्या काम करती है? अंतस्त्वचा का एक कार्य हो गया आंतरिक भागों की क्या करना? सुरक्षा करना। और शुष्कन अवस्था के अंतर्गत जब वातावरण में नमी कम होती है उस दौरान ये अंतस्त्वचा है परागकोश के स्फुटन में क्या करती है? मदद करती है। क्योंकि अंतस्त्वचा में अल्फा सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए अंतस्त्वचा में एक विशेष गुण आ जाता है और वो विशेष गुण है आर्द्रता ग्राही गुण। तो आर्द्रता ग्राही गुण हैं वो अंतस्त्वचा में अल्फा सेलुलोज के जमाव के कारण से आता है। साथियों, आपको ये ध्यान रखना है कि जो जल निमग्न पादप हैं, यानी जो पादप पानी में डूबे होते हैं, उनके पुष्पों के लघु बीजाणु धानी में अंतस्त्वचा के अंदर क्या नहीं होता है? अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता है।
अल्फा सेलुलोज का जमाव नहीं होता है। कौन से पादपों में? जो जल निमग्न पादप हैं उनमें अंतस्थ त्वचा में क्या नहीं पाया जाएगा? अल्फा सेलुलोज का जमावड़ा नहीं होगा। उसके बाद तीसरा जो भित्ति का स्तर होगा जिसमें 3 या 4 कोशिकाओं का स्तर पाया जाएगा वो है मध्यस्थ त्वचा। ये जो परत होती है वो अल्पजीवी परत होती है और ये मुख्यतः पोषण प्रदान कर देती है। अब इस तीसरे स्तर को, भित्ति के तीसरे स्तर को अपने क्या कहा है? मध्यस्थ त्वचा कहा है। तो ये वाली त्वचा का जो स्तर होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे? मध्यस्थ त्वचा, मध्य त्वचा। साथियों, लघु बीजाणुधानी की भित्ति का चौथा स्तर, लघु बीजाणुधानी की भित्ति का सबसे अंदर का स्तर या चौथा स्तर जो होगा वो क्या कहलाएगा? टेपिटम कहलाएगा, टेपिटम। तो ये वाला जो स्तर है जो सबसे आंतरिक है, इस आंतरिक स्तर को अपन क्या बोलते हैं? टेपिटम बोलते हैं। अब टेपिटम की विशेषता क्या है? टेपिटम की जो कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकी या द्विकेंद्रकी होती है। एनसीईआरटी की बुक्स में क्या लिखा हुआ है? द्विकेंद्रकी। और राजस्थान बोर्ड की जो अभी वर्तमान में जो किताब चल रही है उसमें क्या लिखा हुआ है? बहुकेंद्रकी। बात तो एक ही है। तो ये टेपिटम की जो परिपक्व टेपिटम होता है उस परिपक्व टेपिटम की कोशिकाएं हैं वो बहुकेंद्रकी या द्विकेंद्रकी होती है और इनका जीवद्रव्य क्या होता है? कोशिकाओं का गाढ़ा होता है या सघन होता है। तो जीवद्रव्य तो इनका क्या है? सघन है और ये क्या होती है? बहुकेंद्रकी या द्विकेंद्रकी होती है। ये टेपिटम की क्या है? विशेषता है। अब टेपिटम जो है उस टेपिटम की का कार्य क्या हुआ? इस टेपिटम का कार्य है विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना टेपिटम का मुख्य कार्य है। तो विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य कौन करता है? टेपिटम करता है। मुख्य कार्य है टेपिटम का। अब साथियों, टेपिटम भी 2 प्रकार का है। एक है अमीबीय टेपिटम, अमीबीय टेपिटम। ये अमीबीय टेपिटम है वो मुख्यतः पोषण प्रदान करने का क्या करती है? कार्य करती है। और दूसरा टेपिटम कौन सा है? दूसरा टेपिटम है स्रावी टेपिटम, स्रावी टेपिटम। तो टेपिटम के 2 प्रकार हुए, अमीबीय टेपिटम और स्रावी टेपिटम। अमीबीय टेपिटम का कार्य हुआ विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करना और स्रावी टेपिटम का कार्य हुआ परागकण के बाह्य चोल का निर्माण करना। तो परागकण के बाह्य चोल का निर्माण कौन करेगा? स्रावी टेपिटम करेगा। और विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान कौन करेगा? अमीबीय टेपिटम करेगा। अगर आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि यदि लघु बीजाणुधानी में से टेपिटम को हटा दिया जाए, इस स्तर को, सबसे आंतरिक स्तर टेपिटम को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो टेपिटम को हटा दिया जाएगा तो पोषण के अभाव में रुद्ध वाले परागकणों का या बंध्य परागकणों का क्या होगा? निर्माण होगा। अगर टेपिटम को अपन क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो लघु बीजाणुधानी की भित्ति में बाहर से अंदर की ओर अगर अपन चलते हैं तो भित्ति के कितने स्तर हुए? 4 कोशिकीय स्तर हुए। आउटर मोस्ट कौन सा हुआ? बाह्य त्वचा हुआ। सेकेंड मोस्ट कौन सा हुआ? अंतस्थ त्वचा हुआ। और थर्ड मोस्ट कौन सा हुआ? मध्यस्थ त्वचा हुआ। और सबसे इनर मोस्ट यानी सबसे आंतरिक कोशिकीय स्तर क्या कहलाएगा? टेपिटम कहलाएगा। अब इन भित्ति के स्तरों के अंदर ये वाला जो भाग है जहां पर क्या है? जहां पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं वाले उत्तकीय भाग को अपन क्या बोलेंगे? बीजाणु जन स्तर बोलेंगे। बीजाणु जन स्तर। इस बीजाणु जन स्तर की कोशिकाओं से लघु बीजाणु जनन की क्रिया के द्वारा यहाँ क्या बनेगा? लघु बीजाणुओं या परागकणों का क्या होगा? निर्माण होगा। साथियों, अब अगर अपन मालवेसी कुल में बात करें तो मालवेसी कुल में अपन ने पढ़ा था कि एक पुंकेसर में एक ही परागकोश होता है। तो एक परागकोश है तो उसमें
परागपालियां कितनी होएगी? 2 होएगी। और अन्य सभी पादपों में परागपालियों की संख्या कितनी होएगी? 4 होएगी, क्योंकि परागकोश है वो द्विकोषीय है। तो एक कोष में 2 परागपाली हुई तो 2 कोषों में कितनी परागपालियां हो जाएगी? 4। बट मालवेसी कुल या गुड़हल कुल के पुंकेसर में परागकोश एक कोषीय होता है, इसलिए उसमें परागपाली जो होती है वो परागपाली या लघु बीजाणुधानी है, उनकी संख्या एक पुंकेसर में कितनी होती है? 2 होती है। और अन्य आवर्तबीजी पादपों के एक पुंकेसर में लघु बीजाणुधानियों की संख्या कितनी हुई? 4 हुई। थैंक यू। इससे आगे अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आप इतना समझने का प्रयास कीजिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए।